प्रीवियस लेक्चर में सब ग्रुप को डिफाइन किया था और सब ग्रुप क्या है थोड़ा सा बताते हैं फिर से कि यहाँ पे यानी कि नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर इन काउंटेबल नंबर इन गिनती वाली संख्याएं, तो यानी इज इक्वल टू 1 2 3। इसके कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं 2 और 3 बिलोंग इन एन, तो 2 और 3 के बीच में यदि प्लस लगाते हैं तो 5 आता है। और 5 क्या होगा, 5 भी नेचुरल नंबर है, यहाँ 4 भी होगा, 5 6 डैश डैश, ये 5 भी एन के एलिमेंट है। तब हम कहते हैं कि प्लस एन में बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो जब प्लस एन में बाइनरी ऑपरेशन है तो एन और प्लस दोनों को ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो या एन के स्थान पे हम कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी लेते हैं और प्लस के स्थान पे कोई भी ऑपरेशन लेते हैं स्टार। ठीक है, तो ये कहलाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एक बीजीय संरचना कहलाएगा। तो किसी ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ कोई नॉन एम्प्टी सेट उसमें डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन यदि स्टार है और जी नॉन एम्प्टी सेट है तो जी स्टार कहलाएगा एक बीजीय संरचना या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में प्लस बाइनरी ऑपरेशन है तो एन लिख दिए और प्लस ब्रैकेट में लिख दिए, इसको कहते हैं एक बीजीय संरचना या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार। यदि तीन जीवन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि यदि जी के दो एलिमेंट लें ए और बी, तो ए और बी के बीच में स्टार लगाएं तो जो रिजल्ट आए वह भी जी को बिलोंग करता है। तब हम कहते हैं कि जी में यहाँ पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन संपर्क नियम का पालन करती है या क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। G2 का मतलब ये होता है कि यदि हम तीन एलिमेंट ए बी सी जी के लेते हैं और ये दिखा दें कि ए स्टार बी और स्टार सी इज इक्वल टू, ये दिखा दें ए स्टार और बी स्टार सी, तब ये कहते हैं कि जी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है, यानी जी में साहचर्य नियम का पालन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे G3 प्रॉपर्टी क्या है एक कि यहाँ पे G में एक एलिमेंट A है और एक एलिमेंट E है। ठीक है, तो फॉर ऑल A बिलोंग इन G के सभी एलिमेंट, G में मान लेते हैं कि एलिमेंट है A B C। अब यहाँ पे एक E एलिमेंट ऐसा है कि E एलिमेंट G के सारे एलिमेंट के बीच में स्टार लगाएं, तो स्टार लगाने से यदि इन एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात क्या आ गया, यहाँ पे ए ही आ गया, यहाँ क्या आ गया बी और यहाँ पे क्या आ गया सी। जैसे यहाँ पे इंटीजर नंबर के सेट में यदि हम किसी संख्या में जीरो जोड़ेंगे, जैसे 2 में जीरो जोड़ दिए तो यहाँ पे यार 2 ही आएगा, 3 में जीरो जोड़ दिए तो क्या आएगा 3, 4 में जीरो जोड़ दिए तो क्या आएगा 4। तो जीरो जोड़ने से इन संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जीरो क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे जी में एक एलिमेंट ई ऐसा होना चाहिए कि ई एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के बीच यदि ऑपरेशन लगाएं तो उस एलिमेंट की वजह से शेष एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़े, अर्थात ए और ई के बीच में स्टार लगाएं तो ए में कोई फर्क ना पड़े, ए ही आ जाए। बी और ई के बीच में स्टार लगाएं तो बी में कोई फर्क ना पड़े, बी ही आ जाए। तो यहाँ पे सी और ई के बीच में स्टार लगाएं तो सी ही प्राप्त हो, तब ई कहेंगे कि जी में आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं G3 प्रॉपर्टी। इसका पूरा नाम क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या हिंदी में इसको लिखते हैं तत्समक अवयव का अस्तित्व। एक होता है G4 प्रॉपर्टी, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2 में क्या जोड़ दें, जैसे 2 में क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए, तो 2 में क्या जोड़ेंगे -2 तो 0 आएगा, 3 में क्या जोड़ेंगे -3 तो 0 आएगा, 4 में क्या जोड़ेंगे -4 तो 0 आएगा। तो यहाँ 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, 2 का इन्वर्स एलिमेंट -2 हुआ, 3 का इन्वर्स एलिमेंट -3 हुआ, 4 का इन्वर्स एलिमेंट -4 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है कि जी के हर एक एलिमेंट के संगत जी में ही एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि उन दोनों एलिमेंट के बीच यदि हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, द्विआधारी संक्रिया लगाएं, तो उस ग्रुप का क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो।
जैसे यहाँ 0 प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, तो 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, ये -2 होगा। 3 का इनवर्स एलिमेंट -3 होगा। 4 का इनवर्स एलिमेंट -4 होगा। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में देखते हैं कि यहाँ पे 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आ जाएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। तो 1 क्या है, गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है। ठीक है, लेकिन 5 का प्रतिलोम क्या होगा, 1/5। अब 5 गुणे 1/5 करेंगे तब 5 कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तब 5 का प्रतिलोम अवयव 1/5 होगा, लेकिन 5 का प्रतिलोम 1/5 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में स्थित नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में गणनीय संख्याएं होती हैं, गिनती वाली संख्याएं होती हैं, और 1/5 गिनती की संख्या नहीं है। इसलिए 5 का प्रतिलोम अवयव यन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में स्थित नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में प्लस के सापेक्ष प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। जैसे 2 का प्रतिलोम होगा -2, तो -2 भी पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन गुणन संक्रिया के सापेक्ष 2 का प्रतिलोम 1/2 होगा। 1/2 परिमेय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में नहीं स्थित है। ठीक है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जी में हर एक एलिमेंट के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। यदि जी के जैसे कोई एलिमेंट ए लेते हैं तो ए और ए इनवर्स के बीच यदि हम स्टार लगाएं तो क्या आना चाहिए, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आता है यदि, तब ए इनवर्स कहलाएगा ए का प्रतिलोम और ए कहलाएगा ए इनवर्स का प्रतिलोम। तो जी में जितने एलिमेंट हों सबका प्रतिलोम उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसमें G4 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं कि एक G5 प्रॉपर्टी भी है। G5 प्रॉपर्टी क्या है, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी जी के 2 एलिमेंट लें, ए बी बिलोंग इन जी, तो ए और बी के बीच में क्या लगाएं, स्टार, और बी और ए के बीच में क्या लगाएं, स्टार, तो दोनों वैल्यू यदि सेम आ जाती है तब हम कहेंगे कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन जी में कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो यदि हम ए और बी के बीच में स्टार लगाएं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में यहाँ पे गुणन संक्रिया क्या करती है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। चाहे 2 और 3 का गुणा करें, चाहे 3 और 2 का गुणा करें, तो क्या आएगा, दोनों बराबर रहेगा। तो हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में गुणन संक्रिया क्या करती है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो इस प्रकार आपको 5 नियम बताए। एक है G1 प्रॉपर्टी, जिसको संबरक नियम कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। G2 क्या है, साहचर नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। G3 क्या है, G3 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। G4 क्या है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। और G5 क्या है, G5 क्या है, क्रम विनिमय नियम या कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे तो जब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार G में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन यदि स्टार है तो G स्टार को क्या बोलते हैं, एक बीजीय संरचना या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G1 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, तो इसको कहते हैं क्वासी ग्रुप। जब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G1 और G2 दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो इसको कहते हैं सेमी ग्रुप। जब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G1 G2 G3 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो इसको कहते हैं मोनोइड। जब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G1 G2 G3 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो इसको कहते हैं ग्रुप। और जब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G1 G2 G3 G4 G5 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो इसको कहते हैं आबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे इस बुक का नाम क्या है, ग्रुप है, यानी एक ऐसी बीजीय संरचना जो G1 G2 G3 G4 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है उसे कहते हैं ग्रुप। और इस बुक का नाम फर्स्ट पेपर BSc सेकंड ईयर ग्रुप थ्योरी है, जिसका 5 यूनिट में ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक है, और उस पर ढेर सारी थ्योरम है। तो ग्रुप थ्योरी। अब यहाँ पे ग्रुप के बाद क्या होता है, सब ग्रुप है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि जी के एलिमेंट लेते हैं 1 और -1। ठीक है, और इसमें ये गुणन संक्रिया के सापेक्ष ग्रुप है। कैसे है
यदि हम दो एलिमेंट लेते हैं 1 और -1, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ रहा है। तो -1 जी में कंटेन है कि नहीं, कंटेन है। इसका मतलब जी में संपर्क नियम का पालन हो रहा है। अब G2 का मतलब क्या है, एसोसिएटिव लॉ, 3 एलिमेंट लेंगे तो 1 -1 और 1, क्योंकि 2 ही एलिमेंट हैं तो एसोसिएटिव लॉ लगाने के लिए 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। तो एक एलिमेंट को रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों एलिमेंट मिला, इन दोनों को ब्रैकेट में करते हैं। जैसे 1 × और -1 × 1 कर लिए, ठीक है। और फिर एक बार 1 × -1 करके फिर ×1 कर लिए, ये दोनों साइड की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, ठीक है, क्योंकि हम 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, -1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -1 आएगा, अर्थात 1 का मल्टीप्लाई करने से इन एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे इस जी में 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। अब 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, 1 का। तो और -1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, -1 का, तो 1 आएगा। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 है। -1 में -1 का मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए -1 का इनवर्स एलिमेंट -1 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस जी में मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट जी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, G1 G2 G3 G4, इसलिए ये जी क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। जी क्या है, एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप के, जैसे ग्रुप जी, इसको हम सिद्ध कर दिए कि ये ग्रुप है, 1 -1 इसके एलिमेंट हैं। तो आप लोग एक 11th क्लास में पढ़े थे कि कोई समुच्चय है जिसमें एलिमेंट हैं ए और बी, तो इस समुच्चय कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो आप लोग ये बनाते थे ए, ये बी, यहाँ पे क्या होगा, फिर ए बी लिखते थे, फिर फाई लिखते थे। तो ये क्या है, इस ग्रुप के ये सब ग्रुप हुए, यानी इस समुच्चय के उप समुच्चय हुए। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 कर दिए तो 4 आया, तो 4 इसके उप समुच्चय बने, सबसेट बने। तो यहाँ पे जी में ए में जब 2 एलिमेंट हैं तो इसके उप समुच्चय 4 बनते हैं। इसी प्रकार जी में यदि 3 एलिमेंट, ए में 3 एलिमेंट होते, ए बी सी, इसमें कितने एलिमेंट बनते, उप समुच्चय बनते, 2 की पावर 3, यानी 8 उप समुच्चय बनते। तो किसी ग्रुप से जितने उप समुच्चय बन सकते हैं उनमें से एक को छोड़कर बाकी जो होते हैं वो नॉन एम्प्टी सबसेट होते हैं, अरिक्त उप समुच्चय होते हैं। जैसे ये अरिक्त उप समुच्चय है, ये अरिक्त उप समुच्चय है, ये अरिक्त उप समुच्चय है, लेकिन ये अरिक्त उप समुच्चय नहीं है, रिक्त है। तो यहाँ पे इस समुच्चय में 4 एलिमेंट हैं, तो 4 एलिमेंट से 4 उप समुच्चय तो बने, लेकिन 3 क्या है, अरिक्त उप समुच्चय है, एक क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो अरिक्त उप समुच्चय को नॉन एम्प्टी सबसेट को ही बोलते हैं, अरिक्त उप समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट। तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट को बोलते हैं ग्रुप जी के कॉम्प्लेक्स। किसी ग्रुप में, जैसे इस ग्रुप में 2 एलिमेंट हैं, इसके 4 उप समुच्चय बनेंगे, तो 4 जब उप समुच्चय बनेंगे तो उनमें से एक एम्प्टी होगा, 3 क्या होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे। तो नॉन एम्प्टी सबसेट को क्या बोलते हैं, उस ग्रुप के कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या हो गया, ये सब इस ग्रुप के कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है। अब किसी ग्रुप का वह कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, तो उस कॉम्प्लेक्स को ग्रुप जी का क्या बोलते हैं, सब ग्रुप है, ठीक है। किसी ग्रुप है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जी = 1 - 1, इसका एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं H1, तो इसके एलिमेंट तो 1 होगा, H2 में एलिमेंट क्या होगा, -1 होगा, H3 में एलिमेंट क्या होगा, 1 - 1 होगा, और H4 में एलिमेंट कोई नहीं होगा, यानी खाली होगा। तो ये 4 ठो समुच्चय बने, लेकिन इनपिटी सेट, इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है 3 में, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट, ये तीनों कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स, जैसे ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होंगी, G1 प्रॉपर्टी भी, G2 भी, G3 भी, G4 भी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो ये ग्रुप जी का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स को, इस ग्रुप का क्या बोलेंगे, सब ग्रुप। लेकिन ये जो H2 कॉम्प्लेक्स है, ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि -1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इसमें H2 में कंटेन नहीं है, अर्थात H2 में क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं हो रही है। इसलिए H2 क्या है, ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप नहीं है, इसलिए ये H2 क्या है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये सब ग्रुप नहीं है। तो सब ग्रुप कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, किसी ग्रुप का वह कॉम्प्लेक्स
जो ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, उस कॉम्प्लेक्स को ग्रुप जी का सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना। तो जो ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, G1 G2 G3 G4, ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स को ग्रुप जी का क्या बोलते हैं, हम सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। अब इस सब ग्रुप पर एक थ्योरम बताने जा रहे हैं। ठीक है। यदि H किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप हो तो H इनवर्स बराबर H है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। यदि H किसी ग्रुप का क्या है, सब ग्रुप हो, तो H का इनवर्स बराबर H होता है। लेकिन यदि H का इनवर्स बराबर H है तो वह H सब ग्रुप हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं। यदि आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि दो सेट को इक्वल प्रूव करने का क्या तरीका है। 11th क्लास में ये पढ़े थे कि दो सेट यदि दिए हों आपके पास, कौन कौन, A और A सेट दिया हो और B सेट दिया हो। अब कोई आपसे ये कहे कि A इज इक्वल टू B प्रूव करो, तो A इज इक्वल टू B प्रूव करने के लिए आप 11th क्लास में क्या करते थे, पहले A सबसेट B दिखाते थे, ठीक है, और फिर B सबसेट A दिखाते थे। यदि A सबसेट B और B सबसेट A दिखाने में कामयाब हो गए, इसका अर्थ ये होता था कि A दोनों के A और B इक्वल है। ठीक है। अब A सबसेट B का सबसेट की मीनिंग हो सकता है ना जानते हो आप लोग। जैसे यहाँ पे A में एलिमेंट की संख्या क्या है, AB, और B में एलिमेंट की संख्या है ABC, तो A के सभी एलिमेंट B में कंटेन हैं। ठीक है। तो जब A के सभी एलिमेंट B में कंटेन हैं तो हम कहेंगे कि A उप समुच्चय है B का, लेकिन B के पूरे एलिमेंट A में कंटेन नहीं है, तो ये कहेंगे कि B उप समुच्चय नहीं है A का। ठीक है। तो जब A के पूरे एलिमेंट B में कंटेन हो तभी कहलाएगा A सबसेट B, और जब B के पूरे एलिमेंट B में कंटेन हो, B के पूरे एलिमेंट A में कंटेन हो तो क्या होगा, B सबसेट A। जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, A इज इक्वल टू क्या ले लिए 1 2, अब B इज इक्वल टू क्या ले लिए 1 2, तो देखते हैं कि A के पूरे एलिमेंट B में कंटेन है, इसका मतलब क्या है, A उप समुच्चय है B का, पर B के भी पूरे एलिमेंट A में कंटेन है, तो B भी क्या है, उप समुच्चय है A का। तो जब A उप समुच्चय है B का, B उप समुच्चय है A का, तो ऐसी कंडीशन में दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है कि नहीं है। इक्वल सेट का मतलब दोनों में सेम एलिमेंट हैं। ठीक है। तो जब आपको ये एलिमेंट दिए ना गए हो तो कैसे पता लगाओगे कि पहले समुच्चय के सभी अब दूसरे समुच्चय में उपस्थित हैं कि नहीं हैं। तो जैसे A इज इक्वल टू B आपको प्रूव करना है, A इज इक्वल टू B, तो समुच्चय A में कोई स्वेच्छ अवयव अपनी इच्छा से लेंगे, A के X बिलोंगिंग A लेंगे, और यदि हम किसी तरह से ये दिखा दें कि X B में भी कंटेन है, ठीक है, तो इसका जब A का स्वेच्छ अवयव B में चला गया, इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट B में होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह देते हैं कि A सबसेट ऑफ B। जैसे गांव में खिचड़ी बनाते हैं और एक चावल का दाना लेकर चेक करते हैं, ठीक है, चूल्हे से, यदि खिचड़ी पक गई है तो हम एक दाना पका हुआ है तो हम डिसीजन दे देते हैं कि वो पूरी खिचड़ी पक गई है। इसी प्रकार हम समुच्चय A का कोई एलिमेंट एक S लेते हैं, यदि ये एलिमेंट B में चला गया, B में कंटेन है, तो हम ये डिसीजन दे देते हैं कि समुच्चय A के सभी एलिमेंट B में कंटेन है, और जब समुच्चय A के सभी एलिमेंट B में कंटेन है तो ऐसी कंडीशन में A सबसेट B हो जाता है। फिर हम B का कोई स्वेच्छ एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट बाई बिलोंगिंग हम क्या ले लेते हैं B, और यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो कि बाई A का भी एलिमेंट है, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि B के पूरे एलिमेंट A में कंटेन है। तो इसका अर्थ ये होगा कि B सबसेट है A का। तो जब B सबसेट हो गया A का, A सबसेट हो गया B का, तो 1 व 2 से क्या होगा, 1 व 2 से लिख देते हैं कि A इज इक्वल टू B। दो सेट क्या होंगे, इक्वल सेट हो गए। यदि A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो ऐसी कंडीशन में दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट होते हैं। ठीक है। तो थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है कि यदि H किसी ग्रुप का सब ग्रुप हो तो H का इनवर्स बराबर H सिद्ध करना है। तो H का इनवर्स बराबर H सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, H का इनवर्स बराबर H सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, H का इनवर्स बराबर H सिद्ध करना है। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, एक बार ये दिखाना पड़ेगा कि H का इनवर्स सबसेट है H का, और एक बार ये दिखाना पड़ेगा कि H सबसेट है H इनवर्स का। तो हम H इनवर्स का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, तो H इनवर्स का कोई एलिमेंट लेंगे, तो मान लेते हैं स्मॉल H इनवर्स कैपिटल H के इनवर्स का एलिमेंट है। तो जब H इनवर्स कैपिटल H के इनवर्स का एलिमेंट है तो H किसका एलिमेंट रहा होगा, H का। तो जब H का एलिमेंट रहा होगा तो H क्या है, सब ग्रुप है, तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं। तो यहाँ पे H का इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, H का। ठीक है। तो यहाँ H इनवर्स जब कैपिटल H के इनवर्स का एलिमेंट है तो वही H इनवर्स H का भी एलिमेंट हो गया। तो इसका जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लिए थे वह एलिमेंट H में कंटेन हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि H इनवर्स के सभी एलिमेंट किसमें कंटेन हैं, H में कंटेन हैं।
इसलिए एच का इनवर्स क्या हो गया, सबसेट हो गया एच का, इक्वेशन फर्स्ट है। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या लेकर चलेंगे, एच का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलेंगे। तो मान लेते हैं कि एच है, एच का कोई एलिमेंट है, तो जब एच का एलिमेंट है तो एच क्या है, सबग्रुप है। तो सबग्रुप है तो एच में हर एक एलिमेंट की इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। तो एच का इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, एच का, क्योंकि एच सबग्रुप है तो सबग्रुप में ईच एलिमेंट की इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। तो जब एच इनवर्स एच का एलिमेंट है तो एच का इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल एच के इनवर्स का। और एच का इनवर्स क्या होता है, एच। तो एच बिलोंगिंग क्या हो गया, एच इनवर्स। तो जो हम एलिमेंट लिए थे एच एलिमेंट एच का लिए थे, तो वही एलिमेंट किसमें चला गया, एच इनवर्स में। इसका मतलब एच के सभी एलिमेंट किसमें कंटेन हैं, एच इनवर्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि एच सबसेट है किसका, एच इनवर्स का। तो यहाँ दिखाए क्या थे कि एच इनवर्स सबसेट है एच का, यहाँ दिखा क्या दिए, एच इज सबसेट ऑफ एच इनवर्स है। ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख देंगे, फर्स्ट व सेकंड से दोनों को इक्वल लिख देंगे, एच इनवर्स बराबर क्या लिख देंगे, एच है। इस प्रकार एच को हम सबग्रुप मानकर चले तो ये सिद्ध कर दिए कि एच इनवर्स बराबर एच है। एच को सबग्रुप मानकर चले तो हम दिखा दिए कि एच इनवर्स बराबर एच है। ठीक है। अब यदि एच इनवर्स बराबर एच है, एच इनवर्स बराबर एच है, तो एच कोई जरूरी नहीं है कि वह सबग्रुप हो। अभी हम क्या मानकर चले, एच को सबग्रुप लेकर चले तो सिद्ध कर दिए कि एच का इनवर्स बराबर एच है। और यदि एच का इनवर्स बराबर एच लेकर चले तो एच को सबग्रुप सिद्ध कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका उल्टा भी सत्य है, लेकिन उल्टा सत्य नहीं है, क्योंकि यदि हम एच इनवर्स बराबर एच लेकर चलेंगे तो ये नहीं सिद्ध कर पाएंगे कि एच क्या है, ग्रुप जी का सबग्रुप है। क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप जी का सबग्रुप तभी होता है जब वह कॉम्प्लेक्स ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो। लेकिन हम एक कॉम्प्लेक्स जी, जैसे अभी एग्जाम्पल समझाए थे आपको कि जी इज इक्वल टू 1 और -1, तो जी 1 इज इक्वल टू 1 -1, तो इसका एक कॉम्प्लेक्स लिए थे H1 जिसके एलिमेंट 1 है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स लिए थे H2, इसके एलिमेंट क्या है, -1। ठीक है। अब इस H2 को अपनी सुविधा के लिए हम क्या मान लेते हैं, H है। तो H एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें एलिमेंट है -1। तो H का इनवर्स के एलिमेंट क्या होंगे, -1 का इनवर्स एलिमेंट। तो -1 का इनवर्स एलिमेंट -1 होता है। ठीक है। तो H का इनवर्स में भी -1 एलिमेंट है, H में भी -1 एलिमेंट है। तो ये यहाँ पे इक्वेशन थर्ड रख लेते हैं, इसको 4। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हम क्या पाते हैं, H में भी एलिमेंट -1 है, H के इनवर्स में भी -1 एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे H का इनवर्स है और H इक्वल सेट है, लेकिन यहाँ पे जो H के एलिमेंट है जिसमें -1 भर एलिमेंट है, ये सबग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि सबग्रुप होने के लिए H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। तो ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी होती है, 4। G1 पहली प्रॉपर्टी होती है G1, जिसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। G2 को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। G3 यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। G4 यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो यदि हम H के 2 एलिमेंट लेते हैं, H के 2 एलिमेंट लेंगे तो एक एलिमेंट इसमें है, तो संबरक नियम लगाने के लिए, G1 प्रॉपर्टी लगाने के लिए 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जब एक ही एलिमेंट रहता है तो उसी एलिमेंट को 2 बार ले लेते हैं। तो यहाँ पे -1 बिलोंग इन H और -1 बिलोंग इन H है। तो इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो -1 इंटू -1 तो क्या होगा, 1। और 1 H को बिलोंग करता है क्या, नहीं करता, अर्थात H में तो सिर्फ -1 है, लेकिन दोनों का गुणा करने से 1 आ रहा है, ये H को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब H में क्या है, इस H में क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं हो रही है। तो जब H में जब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ग्रुप जी का सबग्रुप नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिए क्या कि H1 के इनवर्स H के बराबर है, लेकिन H1 के इनवर्स H के बराबर होने के बावजूद भी H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसका कन्वर्स जो है सदैव सत्य नहीं होता। ठीक है। यदि H ग्रुप जी का सबग्रुप है तो H इनवर्स बराबर H होता है, लेकिन H इनवर्स बराबर H है तो H ग्रुप जी का सबग्रुप नहीं है। यहाँ दिखाए एग्जाम्पल की मदद से, क्योंकि H के 2 एलिमेंट लिए तो दोनों का गुणा किए तो 1 आ गया, 1 H में कंटेन नहीं है। इस प्रकार H में क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि H ग्रुप जी का सबग्रुप है तो H इनवर्स बराबर H होता है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। तो वही यहाँ पे प्रूव किए हैं, जो लिखा इसको यहाँ समझाए उसी को व्यवस्थित यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि यदि H किसी ग्रुप जी का सबग्रुप हो तो H इनवर्स बराबर H, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मान लिया कि H इनवर्स H के इनवर्स का कोई स्वेच्छ अवयव है, तो
तो एच इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल एच का इनवर्स, तो यहाँ पे एच बिलोंग इन एच, इनवर्स दोनों साइड का हटा दिए, तो एच बिलोंग इन एच, एच क्या है ग्रुप जी का सब ग्रुप है, तो यदि एच का एलिमेंट है तो एच का इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा, क्योंकि एच जी का एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप में ईच एलिमेंट के यदि ये सब ग्रुप है तो इसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, और ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो यदि एच का एलिमेंट है तो एच इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। तो हम एच इनवर्स कैपिटल एच के इनवर्स के एलिमेंट लिए थे, तो वही एलिमेंट किसको बिलोंग कर गया, एच को। इसका अर्थ ये हुआ कि एच इनवर्स के सभी एलिमेंट एच में कंटेन होंगे, और जब एच इनवर्स के सभी एलिमेंट एच में कंटेन होंगे तो ये एच इनवर्स सबसेट कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा एच का। इसीलिए लिखा गया कि सिंस फॉर एच इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल एच इनवर्स इम्प्लाइज, हम दिखा दिए कि एच इनवर्स एच को बिलोंग करता है, इसका मतलब पहला सेट दूसरे सेट का क्या है, उप समुच्चय है। तो यहाँ पे एच इनवर्स सबसेट ऑफ एच, इक्वेशन फर्स्ट है। पुनः मान लिया कि एच क्या है, एच का, अब हम ये दिखाएंगे कि एच इज सबसेट ऑफ एच इनवर्स, तो एच का कोई स्वेच्छ अवयव लेंगे, तो पुनः मान लिया कि एच का कोई स्वेच्छ अवयव है, तब एच बिलोंग इन एच, तो एच इनवर्स बिलोंग इन एच, क्योंकि एच सब ग्रुप मान कर चले हैं। तो यहाँ पे यदि एच का एलिमेंट है तो एच इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा, तो एच इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो कैपिटल एच के इनवर्स का एलिमेंट होगा, और एच का इनवर्स बराबर एच होता है, तो एच बिलोंग इन एच इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ हम एच एलिमेंट मानकर चले थे एच का, तो वही एलिमेंट एच इनवर्स को बिलोंग कर गया। इसका अर्थ ये हुआ कि एच इज सबसेट ऑफ एच इनवर्स, वही लिखा गया सिंस फॉर एच बिलोंग इन एच, तो एच बिलोंग इन एच इनवर्स है। इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन हैं, तो एच इज सबसेट ऑफ एच इनवर्स, तो इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एच इनवर्स बराबर एच है। अब इसका कन्वर्स टू नहीं होता, ये प्रूव करेंगे, तो ये प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें सिद्ध करना कि इसका कन्वर्स ऑलवेज टू नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, G1 - 1 एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लेते हैं तथा एच जी का एक कॉम्प्लेक्स है, तो फिर एच इज इक्वल टू -1 लेते हैं। तो एच का इनवर्स का मतलब कि इसके इनवर्स एलिमेंट का कलेक्शन, तो -1 का इनवर्स होता है -1 है, तो -1 का इनवर्स कर दिए तो -1 आया, तो एच इनवर्स बराबर एच है। 1 व 2 से एच का इनवर्स बराबर यहाँ क्या मिल गया, एच का इनवर्स बराबर एच है, यानी एच बराबर एच इनवर्स है। अब एच सब ग्रुप नहीं है, क्यों सब ग्रुप नहीं है, बट एच सब ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है कि -1 बिलोंग इन एच, तो -1 का गुना -1 के साथ तो 1 आता है, एच का एलिमेंट नहीं है, अर्थात एच में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, अतः एच ग्रुप जी का सब ग्रुप नहीं है, एच सब ग्रुप नहीं है। अतः एच यदि किसी ग्रुप जी का कॉम्प्लेक्स हो, एच इनवर्स बराबर एच हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि एच जी का एक सब ग्रुप हो। इस प्रकार ये थ्योरम प्रूव होती है। थैंक यू सो मच।